Airports are classified either as controlled or uncontrolled airfields. Controlled airfields वो होती है जिसमें कंट्रोल टावर होता है, मतलब कि एक ऐसा बंदा होता है कंट्रोल टावर में जो इशू करता है इंस्ट्रक्शन सारे एयरक्राफ्ट को जो उसकी विसिनिटी में फ्लाई कर रहे होते हैं. इट इंक्लूड्स टेक ऑफ क्लियरेंस, लैंडिंग क्लियरेंस, टैक्सी इंस्ट्रक्शंस एंड आल्सो इंक्लूड्स वेदर इन्फॉर्मेशन जो हर एयरक्राफ्ट को लैंडिंग और टेक ऑफ पे पास की जाती है. ऑल बिग एयरपोर्ट्स लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, दे ऑल हैव अ कंट्रोल टावर. अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड्स वो होती है जिसपे कंट्रोल टावर ही नहीं होता, मतलब जहाँ पे छोटे एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं, जहाँ पे छोटे फ्लाइंग स्कूल होते हैं और जनरल एविएशन के एयरक्राफ्ट जहाँ पे लैंड करते हैं. इन छोटे एयरपोर्ट्स पे कोई भी एयरक्राफ्ट जब लैंड या टेक ऑफ करता है तो पायलट्स यहाँ पे सेल्फ सेपरेशन मेंटेन करते हैं, खुद का इंटेंशन अनाउंस करते हैं. तो अगर कोई टेक ऑफ के लिए रेडी तो अनाउंस करेगा कि सो एंड सो वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ एंड डिपार्टिंग. कंफर्म क्लियर फॉर टेक ऑफ सेस्ना 35325. बाकी उसके विसिनिटी में जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं वो रेडियो पे एक लिसनिंग वॉच मेंटेन करते हैं और इस हिसाब से ऑपरेशंस आपस में कोऑर्डिनेट करके चलाते हैं. जितने भी छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे इस केस में बारामती, ये सारे अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड्स के अंदर आते हैं. बारामती में एक फ्लाइंग स्कूल था जो कि एक अनऑफिशियल कंट्रोल टावर को चलाता था विच वॉज मैनेज्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ द फ्लाइट स्कूल. ये जो अनऑफिशियल कंट्रोल टावर था ये खुद के फ्लाइंग स्कूल के एयरक्राफ्ट को मैनेज करता था, प्लस कभी कोई बाहर से चार्टर फ्लाइट आ जाए उसको भी ये मैनेज करता था. बट रिमाइंड यू, दिस वाज स्टिल अनऑफिशियल कंट्रोल टावर व्हिच वाज नॉट मेंटेन्ड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. मुंबई, दिस इज विक्टर टैंगो Sierra Sierra Kilo ready for departure runway 27. Victor Tango Sierra Sierra Kilo, you're cleared for takeoff runway 27. Learjet 45 had a normal takeoff from Mumbai and was heading towards Baramati. It crossed Mumbai ATC and was handed over to Pune ATC. Victor Tango Sierra Sierra Kilo, contact Pune approach on 128.1. Contact Pune 128.1. Goodbye. Victor Tango Sierra Sierra Kilo, you are 45 nautical miles to Baramati. Advise when you are 30 nautical miles inbound to Baramati and runway inside. Roger sir, we'll call you at 30 miles. देखिए, मुंबई के पास और पुणे के पास दोनों के पास रेडार कवरेज था. पुणे जब बारामती को हैंडओवर करता फ्लाइट को तो बारामती पे कोई रेडार कवरेज नहीं है, मतलब कि बारामती में कोई कंट्रोलर ऐसा नहीं है जो एक स्क्रीन पे बैठ के उस लीयरजेट एयरक्राफ्ट की पोजीशन देख सके. और जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए लो डिसेंड करता है तो वो पुणे एटीसी के रेडार से भी गायब हो जाता है. तो पुणे अब एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर छोड़ देगा कि मेंटेन विजुअली कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, और जब वो बारामती के पास जाएगा अराउंड 45 to 30 माइल्स तब उसको अपने आप विजुअल मेंटेन करने के लिए छोड़ देगा. Pune, we are 30 nautical miles inbound Baramati. Roger ma'am, you are clear to descend 7,000 feet on pilot discretion, maintain VFR, radar services terminated. Clear to descend 7,000 feet. Victor Tango Sierra Sierra Kilo will maintain VFR. Baramati, this is Victor Tango Sierra Sierra Kilo, 30 miles inbound, descending 7,000 feet. Request weather. Victor Tango Sierra Sierra Kilo, weather at Baramati, visibility is 3,000 ma'am and winds are calm. Copied. We are aligned with the runway. We should see it straight on our nose. Let me know if you spot the runway. Sure, Captain. Aircraft was descending close to the ground, but neither pilot could spot the runway. I can't see the runway. I think we should go around. Yeah, let's go around. Baramati, Victor Tango Sierra Sierra Kilo going around. Roger ma'am. The aircraft probably could not spot the runway. It went around and decided to come back for another approach on runway 11. बारामती के पास भी रडार नहीं था तो it could not see the aircraft और visually देखने में भी दिक्कत हो रही थी because visibility was 3,000 meters only. So Baramati asked the aircraft for its position. Victor Tango Sierra Sierra Kilo, report your position and intention. Baramati, we will like to come back for another visual approach for runway 11. गाइस, मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ कि एक इंस्ट्रूमेंट अप्रोच और एक विजुअल अप्रोच में क्या अंतर होता है, और ये समझना बहुत जरूरी है एक एक्सीडेंट को समझने के लिए. देखिए, इंस्ट्रूमेंट अप्रोच क्या होती है. सो यू गो यूजुअली 10 miles आउट, टर्न बैक इन, अलाइन योरसेल्फ विद द रनवे एंड देन यू कम इन एंड लैंड. अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको ये प्रॉपर, इसको बोलते हैं लेट डाउन प्रोसीजर. आपको एक तो रनवे की सिधाई पे लाएगा और करेक्ट हाइट पे लैंड कराएगा. आप ऐसे स्टीप नहीं आएंगे, आप शैलो नहीं आएंगे, एक प्रॉपर डिसेंट प्रोफाइल पे आपको लाएगा. और आपको एयरक्राफ्ट में इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं वो गाइड करते हैं, और एयरपोर्ट पे भी नेविगेशनल एड्स होते हैं वो एक दूसरे में बात करके एयरक्राफ्ट को गाइड करते हैं. तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट अप्रोच. अब विजुअल अप्रोच में क्या होता है. विजुअल अप्रोच में हालांकि आपके एयरक्राफ्ट पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए टॉप नॉच A1, लेकिन जो रनवे है, जो एयरपोर्ट है, वहां पे बिल्कुल भी नेविगेशनल एड्स नहीं, तो आपके एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट सारे बेकार है, कुछ काम नहीं करेंगे. अब पायलट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, देखो और उड़ाओ.
तो पायलट क्या करता है, वो रनवे देख के रनवे के यहाँ साइड में आता है एंड देन ही मेक्स अ शॉर्टर टर्न, ये एंड फाइनली ये। तो इसको जब वो यहाँ पे अलाइन होता है रनवे से, इसको बोलते हैं इस पार्ट को फाइनल अप्रोच। क्लियर मौसम है तो हम प्रेफर करते हैं कि यार हमको विजुअल अप्रोच दे दो, जल्दी लैंड कर जाते हैं, फ्यूल बचता है और थोड़ा सा उसमें पायलट की स्किल्स भी यूज होती है, तो पायलट्स लाइक टू डू दैट। लेकिन यहाँ बारामती में पायलट्स के लिए वो मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विजुअल अप्रोच ही अवेलेबल है। सो पायलट्स जब एक बार गो अराउंड करते हैं, दे अलाइन देमसेल्व्स विद द रनवे अगेन एंड टेल द बारामती दैट दे आर ऑन फाइनल रनवे 11। एंड माइंड यू, जब आप विजुअल अप्रोच पे आ रहे होते हैं तो आपके पास कि आप करेक्ट हाइट पे आ रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट रेफरेंस नहीं होता। इट इज ऑल ऑन द पायलट, ही सीज द रनवे विजुअली एंड मेक्स द रिक्वायर्ड करेक्शन। टेल देम वी आर ऑन फाइनल रनवे 11। Baramati Victor Tango Sierra Kilo is on final runway 11. Victor Tango Sierra Kilo, report when you have runway in sight, ma'am. Runway is currently not in sight. We'll call when runway in sight. Yeah, I can see the runway now. You can tell them we have runway in sight. Baramati runway is in sight. Victor Tango Sierra Kilo, you are clear to land runway 11. Pilots are supposed to read back every instruction given by ATC, but surprisingly इस बार वो ऐसा नहीं करते। Oh shit! सो गाइस, जो भी एनिमेशन आपने देखा वो एक्चुअल डीडीसी ने जो रिपोर्ट किया था और जो एयरक्राफ्ट की इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें मिली है उससे हमने रिक्रिएट किया, अपना थोड़ा बहुत बेस्ट एस्टिमेशन है। आई डोंट थिंक एनीथिंग वाज रॉन्ग विद द एयरक्राफ्ट, क्योंकि कोई भी मेडे कॉल पायलट्स द्वारा नहीं दी गई। अगर कुछ गलत होता है तो एक मेडे कॉल पायलट देता है एंड देन वो उस सिस्टम को ठीक करता है, उस प्रॉब्लम को ठीक करता है। जब पहली बार वो लोग आए, उन्होंने गो अराउंड किया और ये डिक्लेयर किया कि रनवे हमें नहीं दिखा, इसलिए गो अराउंड कर रहे हैं। तो ये क्लियर होगा कि पहली लैंडिंग अबॉर्ट की गई थी बिकॉज ऑफ वेदर एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी एयरक्राफ्ट सिस्टम मैल फंक्शन। दूसरी चीज, अगर कुछ एयरक्राफ्ट में खराबी होती, गो अराउंड करने के बाद पायलट्स होल्ड करते, सिस्टम्स को रिबूट करते, प्रॉब्लम को ठीक करते और फिर लैंडिंग के लिए आते। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि गो अराउंड करने के तुरंत बाद ही वो लैंडिंग के लिए दोबारा आ गए। सो आई थिंक एयरक्राफ्ट वॉज परफेक्टली फाइन। Biggest thing to note in this entire approach was weather. आउट एंड आउट ये एक इलीगल लैंडिंग थी जो पायलट्स ने अटेम्प्ट की थी। बारामती में उस समय का रिपोर्टेड वेदर एज पर डीडीसी वाज 3000 मीटर्स। बारामती में कोई नेविगेशनल एड नहीं है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेट डाउन प्रोसीजर नहीं है। इंस्ट्रूमेंट लेट डाउन प्रोसीजर क्या होता है? एयरपोर्ट पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं और एयरक्राफ्ट में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, वो आपस में क्रॉस टॉक करके एयरक्राफ्ट को हेल्प करते हैं रनवे की सीधाई पे आने पे और ठीक से ठीक प्रोफाइल पे डिसेंड करने के लिए। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है इस एयरपोर्ट में तो विजिबिलिटी रिक्वायरमेंट 3200 मीटर्स होती है, लेकिन बारामती में ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए वहां पे विजुअल लैंडिंग के लिए विजिबिलिटी रिक्वायरमेंट 5000 थी। जब एयरक्राफ्ट बारामती आया तो एटीसी ने साफ साफ रिपोर्ट किया कि विजिबिलिटी 3000 है। उस केस में ऐसी लैंडिंग को अटेम्प्ट करना ही इलीगल है एज पर रेगुलेशंस, लेकिन एयरक्राफ्ट ने वो लैंडिंग अटेम्प्ट करी। नंबर 1 इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होना अच्छी बात है, हमको सेफ फील करा था, लेकिन कभी कभी एक्सपीरियंस होना उतनी अच्छी बात नहीं भी होती। पायलट्स मस्ट हैव फेल्ट कि यार आई हैव डन दिस लैंडिंग सो मेनी टाइम्स। मैं बारामती कितनी बार आया हूं और यहाँ पे वेदर ऐसा ही रहता है सर्दियों के मौसम में, कभी 5000 नहीं होता। वो किताबों की बातें हैं कि 5000 चाहिए, मैं तो 3000 पे भी आया हूं और मैंने 3000 पे भी बहुत बार लैंडिंग करी हुई है और मैं आज भी कहूंगा। ये एटीट्यूड एक्सपीरियंस पायलट्स में काफी देखा गया है। दूसरी चीज, जब आप एक गो अराउंड कर चुके हैं, आप सेकेंड लैंडिंग के लिए आ रहे हैं, यू आर हेल्ड बाउंड टू मेक दैट लैंडिंग इनटू अ सक्सेसफुल स्टॉप अटेम्प्ट ऑन द रनवे। क्योंकि रेगुलेशन ऐसा भी बोलती है कि वेदर की वजह से अगर आप 2 बार गो अराउंड करते हैं फिर तीसरी बार आप उस एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर सकते ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। ये रेगुलेशंस बने हुए। आप कहीं जा रहे हैं, वेदर खराब है, 2 गो अराउंड, देन यू हैव टू डाइवर्ट टू योर ऑल्टरनेट। अब इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, वी डोंट नो। आई थिंक पुणे वाज द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट, तो उसको पुणे जाना पड़ता। तो इसीलिए द पायलट मस्ट हैव बीन फिक्सेटेड कि भाई ये अटेम्प्ट तो मुझे करना ही करना है। VIPs ऑन फ्लाइट, जब भी कोई बड़े पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं तो ये पॉलिटिशियंस जब ट्रैवल करते हैं तो
उनके आसपास इनके बहुत सारे और लोग भी होते हैं जो बोलते हैं अरे कल सुबह मंत्री साहब ट्रैवल कर रहे हैं, उनका बहुत जरूरी जाना। तो कहीं ना कहीं आप पे एक अनसेट प्रेशर भी आ जाता है कि यार ये मंत्री साहब चार्टर कंपनी को पे कर रहे हैं और चार्टर कंपनी मुझे पे कर रही है क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूं और मेरा पूरा काम ही यही है कि मैं मंत्री साहब को टाइम पे अपनी मीटिंग के लिए इंपॉर्टेंट कमिटमेंट के लिए पहुंचाऊं। तो व्हेन यू आर फ्लाइंग इंपॉर्टेंट पीपल, व्हेन यू आर फ्लाइंग वीआईपीज, एक अनसेट प्रेशर भी आपके ऊपर होता है। अब सोचिए आप इतने बड़े मंत्री को बारामती ले जा रहे हैं और आप एक एक्सपीरियंस पायलट है, 15,000 घंटे आप पे, और आप उसको डाइवर्ट करके पुणे लैंड करा दे और उनका पूरा दिन खराब। और आप क्या बोलेंगे सेफ्टी के लिए? वो कहेंगे भाई मैं ना 5 साल से 10 साल से यहाँ बारामती आ रहा हूँ और यहाँ पे यही वेदर होता है जनवरी के मौसम में और मैं हर बार लैंड करता हूँ, तो यार तुमने क्यों नहीं लैंड कराया? तो कुछ कुछ चीजें पायलट के लिए एक्सप्लेन करना भी मुश्किल होती है, एंड देन दे आर अंडर दिस प्रेशर टू मेक इट हैपन एट एनी कॉस्ट। इंडियन एविएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर आज किस लेवल पे है? आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु बड़े एयरपोर्ट्स को छोड़ दीजिए, बट छोटे एयरपोर्ट्स की हालत आज भी खस्ता है। हाउ आई नो दिस? बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग इन शिरपुर, विच इज अ स्मॉल टाउन विच इज क्लोज टू सिटी ऑफ धुले। धुले में भी एक फ्लाइंग स्कूल है और शिरपुर में भी एक फ्लाइंग स्कूल है। मैंने वहां थोड़ी फ्लाइंग की हुई है एंड वहां पे भी सेम कंडीशन है जैसी बारामती में होती है। अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है, टावर भी एक अनऑफिशियल टावर है जो वहां के फ्लाइंग स्कूल खुद मेंटेन करते हैं। और वहां पे जब अपने फ्लाइंग स्कूल की होती है तो बच्चे ही टावर पे चढ़ के एक दूसरे को टेक ऑफ लैंडिंग क्लियरेंस देते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। एयरक्राफ्ट बाहर से आता है प्राइवेट, तो जो सीनियर मेट इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो मेट डिपार्टमेंट के रिटायर्ड लोग हैं, वो जाके उसको संभालते हैं। अब वहां पे पता है विजिबिलिटी रिपोर्ट करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। मैं जो शिरपुर में उस समय मेट देखते थे, मैं उनसे खुद बात की, वो मुझे खुद बताते यार गौरव यहाँ के हाल बेहाल है, हमारे पास कोई जरिया नहीं है एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट्स देने का पायलट्स को। एट बेस्ट वो क्या कर सकते हैं, जो कि अगर बारामती में है तो क्लोजेस्ट आप देखेंगे तो आपको पुणे का वेदर मिल जाएगा। तो हम एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं बिकॉज हमें सालों से एक्सपीरियंस है कि पुणे में ये वेदर है तो यहाँ पे ये वेदर होगा। विजिबिलिटी कैसे रिपोर्ट करते हैं? कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अच्छा सामने वो पानी की टंकी दिख रही है, जब वो दिखे तो 3000 रिपोर्ट करना। अच्छा सामने वो जो व्हाइट हैंगर दिख रहा है वो दिखे तो 2000 रिपोर्ट करना। तो ऐसे एस्टिमेशन में काम हो रहा है। ऑल्दो इट इज वेरी क्लोज टू एक्यूरेट, बट मैं आपको हाल बता रहा हूं कि इंडियन छोटे एयरपोर्ट्स में हाल क्या है। जब आप किसी बड़े एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। वहां पे दिल्ली, मुंबई में अगर आपको कोई बोल दे कि विजिबिलिटी इज 800 मीटर और आपको चाहिए 1000 मीटर, तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। मतलब यू आर बिलो मिनिमम, आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। बट ऐसे छोटे एयरपोर्ट्स में बारामती में आप देखिए सिर्फ एक ही सीसीटीवी की फुटेज है, वहां पे रनवे पे सीसीटीवी भी शायद है, शायद नहीं, वी डोंट नो। तो ऐसे छोटे एयरपोर्ट में आपको लगता है यहाँ तो कोई नहीं देख रहा, यहाँ तो चलता है, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। उसमें तो हमें क्लियर विजिबिलिटी दिख रही है एंड प्लेन हमें साफ दिख रहा है, उसमें कोई फॉग नहीं दिख रही। सीसीटीवी ऑलवेज कैप्चर्स अ वाइड एंगल। जो आपको वहां बिल्डिंग दिख रही है, मंदिर है वहां पे, वो वाइड एंगल से उतना साफ दिख रहा है, एंड दैट इज अ हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी। And what planes see, what pilots sitting in the cockpit when they spot a runway, that is the slant visibility. Slant visibility हमेशा कम होती है और पायलट्स के लिए वो slant visibility ही मैटर करती है। आपको चाहे 3 किलोमीटर दूर एक पानी की टंकी दिख रही होगी, लेकिन पायलट जब ऊपर होगा, नीचे फॉग होगी और उसको सामने रनवे देखना होगा, उसको वो रनवे नहीं दिखेगा। Let's sum everything, and this is what I believe. This is just my opinion based upon my pilot experience, and असली रिपोर्ट हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी। पायलट ने पहला गो अराउंड किया, they were hell bound to make it for the second approach, वो तुरंत घूम के सेकेंड अप्रोच के लिए आए। तो कैप्टन वॉज एक्सपीरियंस, ही बिलीव ही कैन मेक दैट लैंडिंग बिकॉज बारामती में शायद उन्होंने बहुत बार लैंड किया होगा। 15,000 घंटे कोई छोटी बात नहीं होती। एंड ही केम फॉर द सेकेंड अप्रोच, उनको रनवे सेकेंड अप्रोच पे भी नहीं दिखा होगा। ही मस्ट बी मिसअलाइंड। अब व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर कमिंग इन फॉर लैंडिंग, आपकी लैंडिंग गियर डाउन है, आपके फ्लैप्स डाउन है, आप एक स्लो स्पीड पे आ रहे हैं बिकॉज लैंडिंग करनी है, यू आर क्लोज टू योर लैंडिंग स्पीड विच इज स्लो। नाउ व्हाट हैपेंस, लैंडिंग स्पीड पे जब आप होते हैं, इट इज क्लोज टू स्टॉलिंग स्पीड। स्टॉल स्पीड में क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैन नॉट जनरेट एनी लिफ्ट। आई एक्सप्लेन स्टॉलिंग स्पीड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माय पास्ट एविएशन वीडियोस, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट स्टॉल में क्या होता है कि एयरक्राफ्ट जस्ट कम्स डाउन, इट कैन नॉट फ्लाई, वो लिफ्ट जनरेट नहीं कर पाता। एंड जब पायलट को रियलाइज हुआ होगा कि ही इज नॉट अलाइंड विद द रनवे, दे मस्ट हैव मेड अ शार्प बैंक कि टर्न करके रनवे से अलाइन हो जाएंगे। एंड एट दैट पॉइंट व्हेन यू आर लैंडिंग, यू आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, मार्जिन या रूम फॉर एरर बहुत कम होता है।
क्लोज टू द ग्राउंड यू कांट मेक शार्प बैंक एंगल्स। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब आप विजुअल फ्लाई कर रहे होते हैं और ऐसा होता है कि यार पहली बार में रनवे नहीं दिखा, सेकंड बार में अब आप आ रहे हैं आपको फिर भी नहीं दिख रहा, अब दोनों पायलट्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एग्जैक्ट पिक्चर पता चलेगी। वन पायलट इज ऑलवेज सपोज टू लुक इनसाइड in the instrument, second pilot who is flying is supposed to look outside for the runway and visual cues. बट एक होता है किताब में क्या लिखा है, एक होता है एक्चुअल रियल लाइफ में क्या होता है। रियल लाइफ में दोनों पायलट्स बाहर ही देख रहे होते हैं, भाई रनवे नहीं दिख रहा, रनवे नहीं दिख रहा। बोथ पायलट्स मस्ट बी फिक्सेटेड आउटसाइड। व्हेन यू मेक अ शार्प टर्न टू अलाइन योरसेल्फ विद द रनवे, तो जब आप बैंक करते हैं तो स्टॉलिंग स्पीड गोज अप। आपकी लैंडिंग स्पीड यहाँ है, स्टॉलिंग स्पीड यहाँ है, यू हैव अ मार्जिन विच इज गुड मार्जिन फॉर लैंडिंग। बट व्हेन यू मेक अ शार्प bank, your stall speed goes up. That margin is reduced a lot. And जो मुझे लग रहा है कि उतने शार्प बैंक पे शायद रडर भी दिया गया होगा, क्योंकि मैनुअल फ्लाई कर रहे होते हैं पायलट्स, ऑटो पायलट विजुअल अप्रोच में नहीं फ्लाई करते आप। बैंक भी दिया गया होगा और रडर भी अप्लाई किया गया होगा, तो वो एयरक्राफ्ट वहां पे स्टॉल होगा। बहुत क्लोज टू द ग्राउंड यू हार्डली मेक 5 डिग्रीज ऑफ बैंक, मैक्सिमम 7 डिग्रीज ऑफ बैंक जो अलाउड होता है। वहां पे 45 डिग्रीज ऑफ बैंक दिया गया, मतलब जहां पे इतना टर्न होता है वहां पे ऐसे टर्न कर दिया गया। एंड द एयरक्राफ्ट स्टॉल्ड, इट केम डाउन क्रैशिंग, ऑल्टीट्यूड था नहीं, एंड द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड। द लास्ट वर्ड्स जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है पायलट के, इट वाज ओ शिट। मे बी दे रियलाइज दे आर टू क्लोज टू द ग्राउंड, they can't still see the runway, they make a steep bank and the aircraft stalled and they said oh shit। कभी भी उन्होंने मेडे रिपोर्ट नहीं किया, because they never thought कि something is wrong। ना एयरक्राफ्ट के साथ कुछ गलत था, ना nothing was wrong, तो मेडे किसको रिपोर्ट करते हो। One more personal experience which I would like to share from my pilot background। जैसे लोग कह रहे हैं कि फॉग तो थी नहीं, सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा था। Remember they were approaching landing on runway 11 which is ईस्टर्ली रनवे की आप सीधा आपको सनराइज आपकी आंखों में चुभ रहा है। तो जब 3000 मीटर विजिबिलिटी है और सन आपकी विजिबिलिटी को थोड़ा हैम्पर करता है, बिकॉज व्हेन आई वाज ट्रेनिंग फॉर माय कमांड, जब मैं कैप्टन बनने वाला था तो आपके 10 रूट चेक होते। मेरा 10वां रूट चेक है, मुझे आज भी याद है, कैप्टन हरिंदर सिंह के साथ शेड्यूल था एंड आई वाज फ्लाइंग दिल्ली टू लखनऊ। तो कैप्टन हरिंदर सिंह कहते हैं कि एक काम करते हैं, लखनऊ में विजुअल अप्रोच मारते हैं। हमको आईएलएस मिली हुई थी, अब उन्होंने कहा विजुअल मारते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, विजुअल मारूंगा मैं। एंड देन अब उस समय मैं था फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन वो बहुत सीनियर थे, वो डीडीसी के ऑफिसर थे। तो जैसे ही हमने विजुअल मारी एंड उन्होंने जानबूझ के कहा विजुअल मारेंगे, ही वांटेड टू गिव मी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ माय लाइफ। उस समय शाम का टाइम था, दिल्ली से लखनऊ शाम की फ्लाइट होती थी और हम रनवे 27 जा रहे थे विच इज वेस्टर्ली, और उस समय सनसेट हो रहा था। तो जैसे ही मैं बेस टर्न करके फाइनल आया, सूरज मेरी आंखों में था, और चाहे वो विजिबिलिटी 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर हो, आपके लिए वो आधी हो जाती है, बिकॉज आपको दिखता नहीं, सामने सूरज चमकता है। एंड देन ही हेल्प मी अ लिटिल बिट एंड देन ही गिव मी इंपॉर्टेंट लेसन। लखनऊ कभी भी जा रहे हो या दिल्ली कभी भी आ रहे हो तो ध्यान रखना इस टाइम पे सनसेट भी होती है, क्योंकि सब चीजें पायलट दिमाग में रखते नहीं है। या फिर कभी कोलकाता जा रहे हो तो याद रखना उस समय सनराइज होता है, उस रनवे पे विजुअल अप्रोच मत लेना। एंड दैट वाज अ लेसन विच स्टक विद मी फॉर एंटायर करियर इन माय एविएशन। तो ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो गया कि जिस रनवे पे पायलट्स लैंड करते हैं वहां सनराइज था, उनको इसलिए भी रनवे दिखने में बहुत दिक्कत हुई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैप्टन बहुत सीनियर थे, मैं उनका नाम इस वीडियो में नहीं लूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली 2010 में और 2017 में कैप्टन वाज फाउंड BA पॉजिटिव। जब आप एयरलाइंस में फ्लाई करते हैं, कैप्टन का प्रीवियस एयरलाइन एक्सपीरियंस था, तो हर फ्लाइट से पहले आपका एक ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, तो टेस्ट फॉर अल्कोहल इन योर ब्रेथ, एंड वो कैप्टन फेल हो गए थे 2010 में। जब पहली बार आप पकड़े जाते हैं शायद 30 डेज का आपको सस्पेंशन मिलता है। जब आप सेकंड टाइम पकड़े जाते हैं तो 3 साल का सस्पेंशन मिलता है। इन कैप्टन को 3 साल का भी सस्पेंशन मिला था। नाउ हियर्स माय टेक ऑन दैट। फर्स्ट टाइम अगर आपके साथ कुछ होता है ऐसा मिसहैप, तो मान सकते हैं कि भाई गलती हो गई, आपने प्रीवियस नाइट शायद एक बियर ही पी होगी और आपको लगा होगा कि एक बियर तो अब 12 घंटे हो चुके हैं, बॉडी पचा लेगी और कुछ नहीं, बट आप सुबह गए तो ओ शिट, गलती हो गई भाई, अब करियर जेपरडाइज हो गया। लेकिन व्हेन यू आर कॉट सेकंड टाइम, इट इज अ इररिस्पॉन्सिबल एक्ट। आप सेकंड टाइम भी अगर पकड़े जाते हैं तो आप बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। वी डोंट नो, देखिए जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में ऐसे कमेंट्स वैसे नहीं करने चाहिए। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट सेकंड टाइम भी अगर कोई पायलट BA पॉजिटिव हो रहा है, मे बी इट शोज दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आपको पता है कि एक बार आपका हो चुका है, तो सेकंड टाइम अगर आप रात में अगर आपने आधी बियर भी पी ली, आप भाई रिपोर्ट चेक कर दो कि मैं नहीं आ सकता, या फिर आप मत पियो। बी रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइव्स ऑफ द पीपल। शायद उन्होंने काफी बार चांस भी लिया होगा कि BA में नहीं आया या वट एवर, आई डोंट नो,
सो वो जो उनका इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था, ही वॉज सुपर सीनियर. आई एम लिटिल अनकंफर्टेबल इन सेइंग दिस फैक्ट बिकॉज मुझे नहीं पता लोग इसको कैसे लेंगे, बट आई थिंक वो जो उनका इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था वो यहाँ पे भी शो हुआ कि एक इलीगल अप्रोच जिसके लिए रिक्वायरमेंट 5000 मीटर्स विजिबिलिटी उन्होंने अटेम्प्ट की विद 3000 मीटर विजिबिलिटी, और एक बार जब गो राउंड कर दिया, रनवे नहीं दिखा, एक लेसन उनको, एक मौका नेचर ने दिया कि यार आज मत करो इस लैंडिंग को, कहीं और चले जाओ. ही वेंट अराउंड बट देन अगेन ही अटेम्प्टेड द सेम लैंडिंग. मैं तो कहूंगा सेकंड मौका भी दिया कि बिकॉज व्हेन ही रियलाइज ही इज नॉट सेंटर लाइन, ही मेड अ बैंक, ही शुड हैव गॉन अराउंड अगेन एंड मे बी गो टू अनदर एयरफील्ड, गो टू पुणे और व्हाटएवर. आई एम नो एक्सपर्ट, आई हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ एविएशन, तो इसलिए मैं यही शेयर कर रहा हूं आपके साथ. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. भगवान सबकी आत्मा को शांति दे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे. अपना ख्याल रखिए. बाय बाय.